बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज शेख रशीद साहब से कहा मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब का कहना था कि इलेक्शन 90 दिन से आगे किए गए तो इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अवाम और मईशत का बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ ने किया, हम तामीर नौ कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, मुआशी बदहाली का जिम्मा जो है इस वक्त साबिका हुकूमतों पर डाला जा रहा है। इस हुकूमत की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी व सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार आप क्या समझते हैं कि कौन है? देखिए जी, सबसे पहले तो शब मिराज मुबारक हो सबको, और अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, गुनाह माफ़ फरमाए। पाकिस्तान की जो एंड गेम की तरफ है सारा, इसमें कहीं ना कहीं तो जाके टिकना है। तो वो 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरों को फिर हम ज़रा छोड़ देते हैं थोड़ा सा। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया किया जाए। मुख्तलिफ चीज़ें अपने मंतकी अंजाम पे जा रही हैं, और मंतकी अंजाम जो है वो यही है कि इसमें से कोई बेहतरी निकलेगी। और अब आप देखें ना कि ये तो एक ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये क्या है? कोई तो ओपन सीक्रेट पाकिस्तान में रहा है। क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमारे, देखें, एक तो ये होता है ना कि जी जैसे ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक होता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को मैं, और हो सकता है मेरा तासुर गलत हो, लेकिन मैं कई ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो कि जिन्होंने सर्विस की, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का दौर आया, मुशर्रफ साहब का दौर आया, इमरान खान साहब का दौर आया, नवाज शरीफ साहब का दौर आया, और जाहिर है कि वो जब भी रहे तो वो अपने सरकारी जो भी उनके फ़राइज़ थे वो सर अंजाम देते रहे, लेकिन उन पर लेबल नहीं लगे। मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो इस वक्त चेयरमैन नैब है। मतलब इनको चेयरमैन नैब बनाया गया तो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात इनके ऊपर नहीं हुई कि जी इनको जो है वो मतलब अब वो कोई रहते हैं या इस्तीफा देके चले जाते। लेकिन ऑनरेबल कलीम इमाम साहब, जुल्फ़िकार चीमा साहब, मतलब शुएब सड्डल साहब सबसे बड़े, देखिए ना, मतलब वो ये ऐसे नाम है, और बेशुमार, मतलब मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा। और कामरान लाशारी साहब, हालांकि उन पे बड़े मुकदमे बने सब कुछ, लेकिन उनकी इज्जत तौकीर पे वो पॉलिटिकल, उससे वो निकल गए। मतलब उससे अभी फवाद साहब का मैं कई दिनों से उनके इंटरव्यू और उनकी देख रहा हूँ, तो उनके साथ ज्यादतियां हुई नहीं हुई क्या हुआ, लेकिन वो निकल गए उससे। और मुझे कुछ अर्से पहले, मैं मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मेरा एक दो दफ़ा शायद मुलाकात हुई थी कामरान लाशारी साहब से। तो इस्लामाबाद में होते, तो मैं बहुत ज़बरदस्त उस वक्त इस्लामाबाद जो बना हुआ है इस वक्त, तो उसमें कामरान लाशारी साहब का नाम आता था। जो बाद में ये हुआ सारा, तो मैं सोचता था कि कामरान लाशारी साहब के साथ ये क्या। फिर एक तकरीबन उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं और कैसे। लेकिन फिर कुछ दिन पहले उनको मैंने देखा तकरीब में, तो वो वापस अपने जो है सुकून। तो मतलब ये जो है ना, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, और उस पर केसेस बने नैब के, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने आप को अलाइन कर लिया। अगर ये नहीं कि फिर मैं, मतलब, और बहुत से ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने अपनी जबरदस्त सर्विस की। और हमारे शफकत जलील साहब जो हमारे, और बहुत सारे सेक्टर इंफॉर्मेशन बड़ी इज्जत के साथ हो गए, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज तो सारे ही तकरीबन। अच्छा, तो बात ये सारी कि ये अब जज साहबान जो है उनकी टेब, क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं रहा इस मुल्क में कि जज, इसका ये बेंच ऐसे बनेगा, ये बेंच ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसके सामने लगा दो, उसके सामने। और क्या वकला का और जजेस का भी एक नेक्सस नहीं है? क्या ये एतजाज एहसन साहब नहीं कहते रहे, सॉरी अली अहमद कुर्द साहब नहीं कहते रहे कि जी अदलिया बहाली? अली अहमद कुर्द साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो बार बार कहते थे कि ये जब अदलिया बहाली तहरीक हुई है तो उसके नतीजे में बहुत से जो उस तहरीक के जो रहनुमा थे
उन्होंने उसके बाद उन जज साहिबान से फायदे उठाए जो उनके बेंचों में बैठते थे। ये मतलब ये वो बात है जो ऑन रिकॉर्ड वकला के अंदर, और ये वकला में बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है, ये जो वकला है उनमें भी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है। तो ये अब बेशुमार जजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये मामला अदालतों में है। और वो जो एस एम जफर साहब की किताब है इसके ऊपर पूरी, अदालत में सियासत है, ये सारा ये तो कब से, ये तो 75 साल से चल रहा है। तो बात यह है कि अब इसको तो ठीक होना, और अब फिर सवाल सारा ये पैदा होता है कि ये अगर इतने आला ओहदों पे लोग पहुंच जाते हैं, अगर पहुंचते हैं, कुछ तो है ना, मतलब उन्होंने एडमिट भी किया, कुछ ने कहा, अपनी बात की सारी। नसीम हसन शाह साहब ने कहा था बाद में, कई लोग कहते हैं बाद में किताबें, रिटायर होने के बाद किताबें लिखते, कुछ नहीं कहते। लेकिन आप ये सोचें कि उन्होंने कत्ल के फैसले किए होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले पहले हाई कोर्ट से कितने मुकदमे उनके सेशन अदालतों में या बाकी जगहों पे उनके कलम से कितनों की जिंदगियां, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब देखें, जितनी बड़ी अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है उतना ही फिर बड़ा हिसाब भी होता है। तो ये है कि ये मैं तो कभी कभी सोच के परेशान होता हूं कि अगर, मतलब क्या परेशान होता हूं, मतलब कि उनको खुद भी देखना चाहिए कि बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दी है। उसमें प्लॉट परमिट नहीं आते, प्लॉट परमिट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिस ओहदे पे आप अदालत में बैठे हैं ना एज अ काजी, और आप फैसला कर रहे हैं कि ये प्लॉट इस बेवा का है, ये जायदाद इसकी इस बच्चे की है, ये इस बच्ची के साथ, वहां पर प्लॉट की क्या हैसियत है, या लाख या करोड़ या अरब। आपको तो अल्लाह ने वो मकाम दिया है इस दुनिया में जहां पर आप काजी हैं, आपने अदल, मतलब इसको तो बस इंसान की रूह कांप जाती है कि यार ये लोगों को ये प्लॉटों पे ये अल्लाह अपना रहम करे, ये तरक्की हो जाए, ये इस कोर्ट से उस कोर्ट में चले जाएं, उस कोर्ट से हाई कोर्ट में चले, हाई कोर्ट से ये है जिंदगी का मकसद जो अल्लाह ने जो मर्तबा दी है। और ये सारी जगहों पे यही है। पावर जो है ना, मतलब एक करप्शन को छोड़ दें आप, करप्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक आपको अंदर से एहसास क्यों नहीं होता कि यार मैं जिस जगह बैठा हूं वो क्या जगह है, तो क्या मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। मतलब मैं अगर पुलिस में बैठा हूं, मैं अगर ब्यूरोक्रेट हूं, मैं अगर एक सिपाही हूं, मैं अगर फौजी हूं, मैं कोई भी, तो अल्लाह ने मुझे क्या जो मेरी जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने, मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये भी तो आजमाइश है ना। कुरान में है ना, बहुत पैसा भी आजमाए, उनके दे के भी आजमाया और ना दे के भी आजमाया। तो बात ये, पैगंबर जो हैं वो बादशाह भी हुए, और पैगंबर बड़े बड़े उनके ऊपर उन्होंने देखे, मुसीबतें भी झेली, बड़े बड़े मसाइल से वो गुजरे, आजमाइशों से, मुनासिब लफ्ज़ नहीं, आजमाइशों से गुजरे। तो बात यह है कि वो, और उससे सुरखरू होकर निकले, और बड़ी बड़ी शख्सियत। तो बात यह है कि अब इसमें ये मेरे लिए इतनी एक तकलीफ होती है ये देख के कि ऑडियो लीक आ गई, तो उसने उसको कहा, तो उस एसपी ने आईजी को फोन कर रहे हैं, तो क्या है नीचे, मुझे बताएं नीचे सिपाही फिर क्या देखेंगे नीचे आपके, जो आप उनको कल को जा रहे हैं कि अच्छा जी हमारे, अच्छा फिर उनको आप देखें तो ये होता है कि शायद उनको एक शर्म भी नहीं आ रही होती कि यार मतलब ये क्या बात हुई, ओ जी चौधरी साहब का बंदा आ गया है, ओ जी मियाँ साहब का बंदा आ गया है, ओ जी ये बंदा खान साहब का बड़ा करीब है, ओ जी ये तो पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का आदमी, ये क्या बात हुई है। ये एक तासुर है, और कभी तर तासुर है उनके आने से। वो खुश हो रहे हैं, उनके वो खुश हो। अब ये देखिए ना, खान साहब के दौर में चलना चटाक पटक होती रहती थी चीफ सेक्रेटरीज की। ये आए, जब से ये आए तो उसके बाद ये चटाक पटक शुरू हो गई। परवेज इलाही साहब, या परवेज इलाही, इमरान खान, या परवेज इलाही या मियाँ साहब, दो ही हुकूमतें हुई ना बीच में, या बुजदार साहब ने थोड़ा सा वो डाल देते होंगे अपना। तो मतलब ये कि ये कैसे है। अच्छा फिर जो परवेज इलाही साहब का अगर कोई करीब है तो वो तो शुजा साहब के भी करीब होगा लाजमन। मतलब मैं इस बात में जाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये हैरान हो रहा हूँ देख के। हैरान भी नहीं हो रहा, एक तरह से समझेंगे जो खुशी भी हो रही है कि चीजें एक्सपोज हो रही हैं। वो निकल के ना कि कौन किसने किसको फोन किया, किसने किस जज से क्या बात की, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम आ रहे हैं, यानी जो आपकी। तो एक दफा ये जाके कहीं थम जाए, एक जगह रुकेगा ना, ज्यादा तो चल नहीं सकता इस तरह मुल्क आपका। जितना इसमें से गंद गुबार निकलना है निकल जाए एक दफा, सब के सब।
ठीक है ना, जो जो उसके बाद फिर जहाँ जाके फिर उसमें से आपके मैं वो मिसाल देता हूँ ना, जर्मनी, और अल्लाह ना करे हमारे वो हालात तो नहीं है, मगर आप तसव्वुर करें ना, वर्ल्ड वॉर के बाद का जर्मनी और वर्ल्ड वॉर के बाद का जापान, और अभी आप तुर्की देखिएगा कैसे निकलता है। तुर्की, आप तुर्की से इस देखिएगा कि जो बहरान वहां पर आया है जिसमें 40,000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं, और आप देखें कि तुर्की इसमें से कैसे निकलता है। और तुर्की के मसाइल बहुत हैं, हमारे उतने मसाइल नहीं है जितने तुर्की के मसाइल हैं। तुर्की का हम कहते हैं ना, वो आपकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, तुर्की के चारों तरफ प्रॉपर जंग है। यानी तैयब उर्दगान आप देखें कि अभी उनके लोग कैसे निकलते हैं इस बहरान से। और देखें सीरिया साथ, उधर से दहशतगर्दी हमले उधर से, लेकिन अब उन्होंने सारे बॉर्डर्स खोले हैं और वो उधर से सारी एड जा रही है। तो तैयब उर्दगान आप देखें, इलेक्शन है मुल्क के अंदर, सारा इधर क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या, वो सारी तवज्जो इधर है। फिर ये टेररिज्म का इशू, फिर सीरिया के साथ बॉर्डर्स, फिर उधर ब्लैक सी वो पूरा गंदुम, उधर से यूक्रेन की जंग, रशिया उधर से, तो मतलब सारे यूरोप के अंदर सारी एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी, और टर्की अफोर्ड नहीं कर सकता ना, टर्की अफोर्ड ही नहीं कर सकता। टर्की की जो एक यानी इतने सारे लोग आ गए, आप देखें कि टर्की जो है वो, टर्की अपनी जगह, उनके लोग, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके बाकी मामला, तो टर्की से निकल आएगा। ठीक है, तमाम 88 के करीब मुल्क हैं या 100 के करीब मुझे एक्टिव, जिन्होंने वहां पे जो इन्वॉल्व हैं, जिनकी टीम्स अभी भी, और जिसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं, पाकिस्तान से एनजीओज भी गई हैं, अल खिदमत भी है, और कल तो 2 ही नाम आए थे मेरे थे, अल खिदमत और एनडीएमए के थ्रू गया है, और फिर सूबाई हुकूमतों ने अपनी तौर पे भेजा है, और लोग उधर ही रुक गए हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, बहुत सामान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एक टीम जाती है वापस आ जाती है, एक टीम जाती है वापस आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब गए, अच्छा लोग, पहले तो ये तासुर था ना कि उस वक्त नहीं जाना चाहिए था, लोग बहुत सारे वज़ीर आज़म गए, बहुत सारे लोग गए, अमीर कतर सबसे पहले पहुंचे, फिर उसके बाद बाकी लोग जा रहे हैं। तो ये होता है कि वो, आप जरा तसव्वुर करें, हमारे यहाँ सैलाब आया था, तो सैलाब आने से उसकी, ये तो आप छोड़ दें कि उसकी इमदाद क्या हुई और क्या नहीं मिली, लेकिन आप देखें लोगों को एकदम से होता है एंजेलिना जोली आ रही है, लोगों के अंदर एक होता है ना कि यार अरे वो मतलब एहसास, ये तो ये होता है कि मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आ गए, बाकी लोग आ गए बाहर से, तो वो एक होता है कि वो उस वक्त लोगों को, बाद में हुकूमत क्या करती है, वो तो हमारी नाकामी है, वो हमारी नाकामी है ना, हम नहीं ले पाए वो जेनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, हम नहीं, वो हमारी नाकामी, दुनिया तो आ गई थी, दुनिया तो आ गई थी, ठीक है ना, हमने बात का अपना केस ही नहीं सही, इतने और पे पड़ गए कि वो उसमें हम अपनी बात ही नहीं सही तरह से कर पाए। लेकिन टर्की जो है वो बाहर की एड पर भी, और उनकी अपनी कौम जो है ना, आप देखें यहाँ तो लोग ठुस फुस होके जो कुछ हुआ है सैलाब के उसमें, वो आप छोड़ दें, तो वो, लेकिन ये है कि वो तुर्की को आप मॉडल बना के आने वाले दिनों में देखें कि तुर्की कैसे इसमें से इमर्ज होता है, और हम भी इस पूरे बहरान से इंशाल्लाह इमर्ज हो जाएंगे। अब देखिए कल, जैसे कल का था, कल जब ये नशीस खत्म हुई तो एक अमूमी परेशानी थी कि ये जो कराची में हो रहा है, ये पता नहीं इसका अख्तिताम कैसे होता है, मतलब इतने सारे लोग हैं, और उसमें मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, सुसाइडल जैकेट्स पहनी हुई हैं, पता नहीं क्या होता है, कितनी बड़ी तबाही आती है, क्या होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो, और बिल्कुल मरकज शहर का, और कराची शहर, वहाँ पीएसएल के मैच हो रहे हैं सारा, और माशी हब है आपका, प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बहुत बेशुमार मसाइल हैं, तो दरमियान में कोई ये, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1.5-2 घंटे के अंदर उसमें आपके, उसमें शहदा भी हैं, शहीद भी हुए लोग, लेकिन उन्होंने बहरहाल वो डट के, मतलब जब ये पहले ब्लास्ट की आवाज़ आई तो मैंने कहा ये दूसरा ब्लास्ट होगा तो ये बाहर ना, मतलब डर के नहीं, अंदर घुस गए, रेंजर्स भी, पुलिस ऑफिसर्स भी, वो एसएसजी कमांडोज भी, आगे सब ने घुस के और उनको जाके ऊपर मार दिया, जन्म हासिल किया। लेकिन ये है कि अब उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और ये इसको, ये देखें, मैं वही कहता हूँ ना कि ये रहेगा, ये हम इसको ख्याल है दहशतगर्दी खत्म हो गई है, दहशतगर्दी का, भाई नहीं, ये रहेंगी चीजें, क्योंकि आप टर्की में ब्लास्ट हो गया था, आप देखें ना, मतलब कभी, मतलब इस वक्त पूरी दुनिया एक जंग छिड़ी, पूरी दुनिया जंग है ना, हालत जंग में पूरी दुनिया, मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं, और जंगें जो है वो ये नहीं होती बंदे को मार दें, बंदे को मारना जंगें नहीं होती कि बंदों को मार दें, बंदों को मारते नहीं है, कई तरीके हैं ना,
इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली। जो बंदे मारे जाते हैं ना, तमाम के तमाम, वो सिर्फ वीडियो गेम से मारे जाते हैं कि तमाम बंदे मार दिए तो उसके बाद वीडियो गेम के अंदर बंदा जीत गया। मतलब वीडियो गेम के अलावा ऐसा कहीं नहीं होता कि सारे बंदे मर गए, और तरीके होते हैं आज की जंगों के। बहरहाल, अच्छा, अब इसमें जो है, तो अब इसमें आने वाला हफ्ता, इसमें जनाब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं। खान साहब की क्या गिरफ्तारी होती है, नहीं होती, अब ये उनकी जमानत नहीं है, हुकूमत कह रही है गिरफ्तार करो, भाई आपने गिरफ्तार करना है करें। उधर गिरफ्तार करने जाते हैं रोज रात को, तो उधर वो पीटीआई के डंडे वंडे लेके लोग खड़े हैं, रियासत की रेट खत्म, मतलब रियासत की भी खत्म, हुकूमत की भी खत्म। ठीक है, वो कहते हैं इनको गिरफ्तार करो, करो ना, हम करेंगे, तो गिरफ्तार कर, सोच ही रहे हैं, वो हिम्मत ही नहीं पड़ी करें। तो उधर से वो फिर ये है कि वो जेल भरो तहरीक कैसे इमरान खान से शुरू करेंगे, वो भी मसला। भाई वो मतलब वो तो ये है कि मैंने पूछा क्या करेंगे, वो कहेंगे एंट्री करवा के और बाहर बिठा देंगे, भेज देंगे बाहर कि जाइए तशरीफ ले जाएं बाहर, थाने के अंदर बताइएगा। तो गिरफ्तारी कैसे देंगे? मतलब कोई आदमी जाके कहे कि मुझे गिरफ्तार कर लो, कोई आदमी अस्पताल में जाके कहे मुझे दाखिल कर लो, तो दाखिल करेंगे अस्पताल वाले? वही देखिए ना, मतलब है कि कोई आदमी पागल खाने चले जाए, मुझे पागल हो, मुझे अंदर डाल दो, मतलब ये इस तरह नहीं होता ना। मतलब बात ये है कि कुछ करेंगे तो आप अंदर दाखिल होंगे ना, कोई जुर्म नहीं किया हुआ तो आप अच्छा, उसमें क्या किस्सा है, अगर आपको बिठा लिया थाने ने, फर्ज करें थाने में घुस गए, आप गए, उन्होंने कहा शिकायत है तो एफआईआर लिखवाएं, अगर उन्होंने आपको बिठा लिया, चलें आप बैठ जाइए, आपको गिरफ्तार करो, उधर हफ्ते भेजा चली गई पिटीशन कोर्ट में कि जी पुलिस ने हफ्ते भेजा में रखा हुआ है, थाना गया। देखिए ये कानून के तहत आप, ये पुलिस नहीं कर सकती है, बिठा ही नहीं सकते, वो कैसे बिठाएंगे, तो हफ्ते भेजा हो जाएगा। उनको भी इतनी देर में शो करना होता है गिरफ्तारी, फिर पेश करना होता है अदालत में, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका पता नहीं क्या आप कानूनी आईन क्या मशवरा देते हैं। और उसके साथ ही ये कि ये भी तय होगा कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या वो जाते हैं नहीं जाते सदर के पास, क्या होता है उस दिन। और वो जो एक बयान आया ख्वाजा आसिफ साहब का, मुल्क दिवाली हो गया, हो चुका है, और होने के बाद मतलब पता नहीं क्या, मतलब कहाँ पे अब हम कौन से दौर में, हम तामीर नौ कर रहे हैं, मुआशी बदहाली का जो जिम्मा है वो माजी की हुकूमत पर है। अल्लाह ना करे हम दिवालियाँ हों, हमारे मामलात ख़राब हैं मईशत के बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब इस बयान की दुरुस्तगी फरमाएंगे। और ये तो देखें, अब मसला ये है कि वो बिल भी साइन नहीं हुआ, वो बिल अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक, यानी कौमी असेंबली से भी नहीं हुआ, कौमी असेंबली से नहीं हुआ ना, वो अपील, अब वो होगा फिर वो 1.1 अरब कब आएगा, सारे काम धंधे छोड़ के सबसे गुजारिश थी कि ये इसके ऊपर मईशत पे तरह ध्यान दें, वो अगले हफ्ते चला गया है। अब असेंबली से भी अगले हफ्ते अगली फिगर्स आएंगी, तो वो पता नहीं कहां पे आपके जखायर पड़े होंगे, यानी छोड़ दिया सबने, लगा हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कंडीशंस ली हैं कि दिए हैं कि जी आप जो है वो दूसरे मुल्कों से गारंटी लेके दें कि दूसरे मुल्क आपको पैसा देंगे नहीं देंगे, उसके ऊपर भी क्या कोई काम कर रहा है। भाई आप जब दौरे कर रहे हैं इतने सारे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इधर उधर ऐसी ऑफिस, क्या कोई ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एक सवाल है ना। अब मुझे बताएं कि वहां पर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वहां पर ये पीछे से स्टेटमेंट आ गई और डिफेंस मिनिस्टर की, तो वहां पे क्या लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो इतने शायद सीरियस भी नहीं लेते कि यार ये तो बातें करते रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। 12 एक और रौला रप्पा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इधर आता हूं, अभी है हमारे पास कुछ वक्त है तो मैं इंडिया के अंदर जो है ना, एक देखें, एक साहब है जॉर्ज सोरस, एक तो अडानी का मामला चल ही रहा था ना, जॉर्ज सोरस। अब जॉर्ज सोरस को, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जॉर्ज सोरस को नाम सुना होगा लोगों ने, नहीं सुना तो अभी सुन लें। जॉर्ज सोरस एक आप समझें कि एक इंतहाई आम और एक मुतनाज़िर सी शख्सियत है। मुतनाज़िर सी शख्सियत तो इसलिए है कि एक तो ये हंगरी में, किंगडम ऑफ हंगरी में पैदा हुए थे, यानी किंगडम ऑफ हंगरी जो है, ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूट गया ना, ये जब ये पहली जंग अजीम के बाद तो ये टूट गई एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, पहले भी बात कर चुके थे। तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूटी, तो पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान एक किंगडम ऑफ हंगरी थी, किंगडम ऑफ हंगरी, ठीक है ना। और उसमें जो है वो हॉर्थे, निकोलस हॉर्थे उसको उसके सरबराह थे, बादशाह खत्म हो गई थी तो निकोलस, अच्छा वो जो किंगडम ऑफ जर्मनी, वहां पर ये 1929 में 1930 में पैदा हुए, यहूदी खानदान था इनका, और वहां ही पैदा हुए। और फिर ये दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम के दरमियान ये किंगडम ऑफ हंगरी था, देखे। दूसरी जंग अजीम में यह हुआ कि हंगरी जो है जी, वो जर्मनी के साथ था,
यानी उसकी, यानी यूरोप के अंदर जर्मनी, और जर्मनी कौन सा, नाजी जर्मनी, और इटली, कौन सा इटली, मेसोलिनी वाला इटली, और हंगरी, ये अलायंस था जो एक्सेस जिसको कहते हैं। अब उसमें ये हुआ कि ये तो जबरदस्त हो गए जंग में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना, उन्होंने उधर हत्या, और जापान, ये वो वाला अलायंस है ना, जापान पे वो टपका दिए न्यूक्लियर वेपन्स, जर्मनी हिटलर फारिग हो गया, ये इधर से इटली मुसोलिनी। लेकिन उसके बाद फिर हंगरी के साथ क्या हुआ, हंगरी में प्रॉपर जो बुडापेस्ट में लड़ाई हुई, मार कुटाई, इनकी जो है ना फौजें, इधर से सोवियत फौजें, इधर से जनाब जर्मन फौजें, तो ये कोई 50 दिन तक जंग जारी रही, जिसको सीज ऑफ बुडापेस्ट कहते हैं, और उसमें कोई कहते हैं कि 38,000 बंदा मारा गया। वहां ये मौजूद थे जॉर्ज सोरस, और ये छोटे से अपनी खानदान के साथ अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। फिर ये निकले, जंग खत्म हुई जैसे भी हुआ, फिर हंगरी ज़ाहिर वार्सो पैक्ट में, सोवियत ब्लॉक में चला गया, ये निकले, ये फ्रांस गए, फ्रांस से LSE में आके दाखिल हो गए, और LCE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लंदन में, और वहाँ आके इन्होंने फिर मास्टर्स किया, फिर पढ़ा, फिर करते 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 ये जाके फिर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सेटल हो गए, और बिजनेस इन्होंने शुरू किया, बिजनेस नहीं, सॉरी, ये स्टॉक मार्केट्स वगैरह इधर उधर, बीच में वेटर भी रहे, कहीं कहीं पर कोई इन्होंने रेलवे स्टेशन पे भी काम किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर ये स्टॉक, बैंक्स, इधर चलते 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 बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और उसके बाद इनको ज़्यादा शोहरत इसलिए मिली कि 1992 में, 1992, यानी आप समझें कि ये, यानी अभी यूरो नहीं आया, यूरो करेंसी तो 99 में आई है ना, तो उससे पहले जो है ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, ये इन्होंने बेट किया, इन्होंने बैटिंग की, और बैटिंग इन्होंने ये की कि जी जो करेंसी है उस ज़माने में पाउंड था, तो इन्होंने ये कहा कि डोइचे मार्क के साथ, जो कि जर्मन करेंसी है, उस वक्त ये हुआ कि जी वो लिंक कर देते हैं, डोइचे मार्क जो जर्मन करेंसी है उसके साथ पाउंड को लिंक कर देते हैं 92 के अंदर। तो इन्होंने, अच्छा जी, इन्होंने कहा ठीक है लिंक। उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त बड़ी तरक्की हो रही थी, फिर एकदम से क्राइसिस आ गया जर्मनी में, तो उधर हुआ, इन्होंने अपने पाउंड वाउंड खरीद के, बहरहाल ये हुआ कि इन्होंने बैटिंग उस तरफ, जो यानी उधर शर्त लगाई जहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, लोग कह रहे थे कि पाउंड ऊपर जाएगा नीचे, इन्होंने कहा नहीं ऐसे होगा, तो दूसरी तरफ गए, और फिर एक दिन में जो करेंसी गिरी पाउंड की, तो इन्होंने क्या किया कि $1 बिलियन एक दिन में कमाया। तो इनको कहा जाता है द मैन हु स्टोल द बैंक ऑफ इंग्लैंड। वहां से इनकी शोहरत शुरू हुई 92। अच्छा, और फिर उसके बाद ये ज़ाहिर बड़ा नाम बन गया, फिर ये प्रेडिक्शंस करते रहे, फिर ये कभी इन पे इल्जाम भी लगते रहे। इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बना ली, फिर उसके बाद वो थाईलैंड के अंदर, मलाइशिया, महातीर मोहम्मद बड़े इनसे, क्योंकि ये एशिया का जो क्राइसिस आया 97 के अंदर, उसका भी कहते हैं कि इन्होंने बेट किया हुआ था, और स्टॉक गिर गया, और महातीर मोहम्मद इल्जाम लगाते हैं साहब। अब इन्होंने कल स्पीच की, लेकिन जो आज मैं इस पर चाहूंगा थोड़ी सी बात हुई, ये हुआ ये है कि जो जयशंकर साहब हैं, इन्होंने कल स्पीच की थी वहां पे। जयशंकर साहब जो हैं, जो कि मोदी सरकार में हम उनकी तारीफ भी करते रहे, मैं कहता हूं हमेशा इस पूरी मोदी सरकार में वो कल उन्होंने वो काम किया है अपना, यानी अब पिछले चंद घंटों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि जो 5वीं स्लाइड है, जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। ओह मेरे खुदा, ये आपको फॉरेन मिनिस्टर की गुफ्तगू लग रही है? अच्छा, जॉर्ज सोरोस कोई चाइनीज नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, जॉर्ज सोरोस की बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो जॉर्ज सोरोस वहां ओपन फाउंडेशन बना के स्कूलों में स्कॉलरशिप्स, हेल्थ में, मेडिसिन में, कब से वो 1990 से वो बाइडेन का फाइनेंस, बाइडेन को करता रहा है, बुश के साथ है वो उसने कहा है कि डेमोक्रेसी फारिग हो गई है तुम्हारी। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है व्हाई द वर्ल्ड लिसन्स टू जॉर्ज सोरोस, दुनिया क्यों सुनती है, उसकी वजूहात हैं। ये पूरा आर्टिकल छपा कि जॉर्ज सोरोस के ऊपर आप ये जो बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो कुछ अरसे पहले, अच्छा ये इसकी एक और स्पीच जो इनकी हुई, तो बिजनेस टुडे ने आज उसकी लीड लगाई है, मोदी इज क्रिएटिंग अ हिंदू नेशनलिस्टिक स्टेट,
सेज बिलियनियर जॉर्ज सोरोस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चंद रोज पहले, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये गया था, ये मेरे ख्याल से 2020 की खबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसने बात की थी जॉर्ज सोरोस ने उस वक्त, ये जब आर्टिकल 370 आया था। जी सर। और इसी को मैं हिंदू, ये 2020 का बता रहा हूं, बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस स्लैम्स मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, देवोस में। ये 2020 में तो कोविड था, मेरे ख्याल से 19 में इसने कहा होगा, ये एक आध साल पहले। तो ये पीछे, और फिर इंडिया टुडे, नेशनलिज्म डेल्ट बिगेस्ट ब्लो ऑन कश्मीर, ये इंडिया टुडे, ये मोदी को ये कह रहा है कि आपकी, भारत की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मोदी एक इतनी बड़ी जो जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटर है। सही। और ये अदानी जो है इसके साथ, और अच्छा वो अब लग गए हैं कि ये एक आलमी साजिश हो रही है। आलमी साजिश कौन करेगा इंडिया पे? देखिए ना, बहुत तो बड़े मैच्योरली बात कर रहे हैं उनके लोग, बात कर रहे हैं आलमी साजिश जो है जॉर्ज सोरोस के चाइना का है क्या पाकिस्तान का है? एक इमेज पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वजह से इंडिया का खराब हो रहा है, उसको बजाय इसके कि एडमिट करें। ये मैं हैरान हूं इस बात। नहीं, जयशंकर कह रहे हैं कि डेंजरस ओल्ड रिच, ये फॉरेन मिनिस्टर की लैंग्वेज है। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपसे मजीद। नाजरीन यहां पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत का जवाब दिया और उस पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शायद ये मीटिंग ना हो परसों। अच्छा। और हुकूमत जो है ये सोच रही है कि जी ये रोज़ रात को जो अलर्ट होता है ना, तो ये रोज़ हो, सब लोग पहुंचे कुछ ना हो, सब लोग पहुंचे कुछ ना हो, और एक दिन वो कहें कि यार ये आज तो छोड़ दो, ये तो ऐसे ही होता है, रोज़ रात को रोज़ दिन इमरान खान को गिरफ्तार करें, ये एक उनका है। देखते हैं बहरहाल, मैंने कहा नहीं, ज़्यादा अरसे इस तरह चल नहीं सकता। मुल्क के जो इसकी सूरत हाल है, इसने कहीं ना कहीं जाके ठहरना है, वो एंड गेम है। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये 15वीं स्लाइड, उन्होंने वो जो गिराए थे गुब्बारे और वो यूएफओज और एलियंस और ये सारे, उनकी तलाश उन्होंने ख़त्म कर दी। अच्छा, ठीक है। सेक्रेटरी ब्लिंकन मौजूद हैं म्यूनिख में, और वांगी जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट हैं वो भी मौजूद हैं, और ये इन्होंने कर दिया, सारा ख़त्म कर दी। लेकिन ख़त्म क्यों कर दी, अब ये एक सवाल है कि उसकी तलाश भी ख़त्म कर दी इन्होंने, और ये भी कि उसकी तहकीकात वगैरह भी नहीं होंगी। अब कहानी क्या निकली है? कहानी ये निकली है कि वो जो गार्डियन के मुताबिक ये जो इन्होंने मिसाइल मार के 4,40,000 का 4,39,000 का मिसाइल चलाए, वो बच्चे $12 का बैलून उड़ा रहे थे। एक क्लब है वहां पे, बैलून, ये गुब्बारे जो बच्चे उड़ाते हैं, ये $12 का इन्होंने, वो बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे, गुब्बारा एक ऊपर चला गया, वो खास किस्म के गुब्बारे हैं, और वो K9YO गुब्बारे हैं, वो उनका क्लब बना हुआ है, बच्चों से मुराद यंगस्टर्स, या वो गुब्बारा चला गया ऊपर, और उस गुब्बारे में गार्डियन कोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये गार्डियन है जो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डाउन बाय यूएस मिसाइल में बी एमेच्योर हॉबिस्ट $12 बैलून। ये पूरी दुनिया, ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ नहीं हो रहा, ये आप इंडिया में देखें क्या हो रहा है। मतलब वो जॉर्ज सोरोस के पीछे लग गए हैं कि उसने कहा कि यार जमहूरियत तो लाओ ना अपने, ये तुम के मुसलमानों के पीछे। और ये अमेरिका को क्या हो गया, उन्होंने अपने मिसाइल मार के 4 या 5 मिसाइल वो बच्चों के गुब्बारे गिरा दिए हैं। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है उसके बाद, कह रहा है 1 मिनट ठहर जाए, डिड द गवर्नमेंट यूज अ साइड विंडर मिसाइल, यानी बहुत एक्सपेंसिव, टू टेक आउट अ स्मॉल हॉबी बैलून, एक छोटे से गुब्बारे को, जो हॉबीज होते हैं ना, जो हॉबी जैसे कहते हैं कि एक जैसे उर्दू में भी मशगला, क्या उनका बैलून गिराने के लिए एक साइड विंडर मिसाइल चला दिया अमेरिकन ने। इंडिपेंडेंट ब्रिटेन का लिख रहा है, स्पाई बैलून हॉबीज से $12 पीको बैलून में भी शॉट डाउन बाय यूएसएस बाइडेन रूल्स ऑफ चाइना। ये तो उनका एक छोटा $12 का मिसाइल गिरा दिया। फोर्ब्स लिख रहे हैं कि लेटेस्ट बैलून थ्योरी क्या आई है, बॉटल कैप बैलून ब्रिगेड, वहां पे ये उस क्लब का नाम है जिसमें ये लोग गुब्बारे उड़ाते हैं। हॉबीज ग्रुप माइट हैव लॉन्च्ड ऑब्जेक्ट शॉट डाउन बाय IF-22
ड्रॉइंग पॉलिटिकल हीट फॉर बाइडेन। अब बाइडेन इसमें कैमिला हैरिस में अपनी तकरीर में कहा है, जो उन्होंने की है म्यूनिख में, कि जो सदर हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं, उनकी एज भी ज़्यादा नहीं, वही हो सकता है अगला इलेक्शन। लेकिन मगर ये उनकी गलती तो नहीं है बाइडेन की, ये उनके लोगों ने, ये पेंटागन, ये हुआ क्या है आप देखिए 12। अच्छा, उसके बाद ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि यूएस कॉल्स ऑफ सर्च फॉर 2 ऑब्जेक्ट शॉट डाउन, क्योंकि वहां पे बैलून का कुछ ज्यादा ही तमाशा रौला पड़ गया, इतनी बड़ी। अच्छा, चाइना पीछे नहीं हट रहा, चाइना कह रहा है कि 1 मिनट हट जाए, आपने पूरी दुनिया में कि जी यहां से बैलून उड़े, ये हैं वो हैं, चाइना मुलव्विस कर रहा है। आखिर में नहीं, अब ये कुछ और होता ना, मतलब ये खबर बाहर आ गई, वो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे गुब्बारे को फोड़ दिया इन्होंने मिसाइल चला के, तो हमारा तो गुब्बारा था। अच्छा, उनको पता भी नहीं था कि ये कोई चीज है, वो पता नहीं क्या था, खुदा जाने। वो वहां पर वो जो क्लब के बच्चे जो हैं, ये जो भी उसके मेंबर्स हैं, वो बैलून उड़ा रहे थे। और ये क्लब का नाम है NIBBB, यानी बॉटल कैप बैलून ब्रिगेड है। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो वो उन्होंने ये कहा कि हमारा बैलून गिरा दिए और मिसाइल मार के गिरा दिए, F-22 तैयारे, F-35 तैयारे। तो ये तमाशा जो है ये वहां पे चल रहा है। अब ये अच्छा, वो एक्सरसाइज शुरू हो रही हैं, ये रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की। ये ताइवान का फिर विजिट कर रहे हैं पेंटागन से। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सामने तो कुछ भी नहीं आया, बज़ाहिर वही सबने वही पोजीशनिंग ली हुई है सबने, सवाए इसके कि चाइना की तरफ से बड़ी शदीद बात की गई है और जंग खत्म नहीं हो रही। ये पुतिन की जंग तो खिंच गई आगे यूक्रेन की, चाइना की तरफ से बात हुई है। उधर से कैमला हैरिस ने कहा कि वॉर क्राइम्स कमिट किए रशिया ने। ब्लिंकन की और वांगी की क्या मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना, ये होनी चाहिए मुलाकात, ताकि कोई ये एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी तो वो ठंडा मामला पड़े। ये बैलून के चक्कर में, वो बैलून आखिर में क्या, वो तो गुब्बारा निकला है $12 का। एक अजीब जलालत सी, शर्मिंदगी है, क्या कहा जाए इसको। बहरहाल, अब मसला ये है कि वो इस पूरी पिक्चर में मतलब ये आलमी सतह पे इस वक्त जो है ना, वो हो रहे हैं। क्या करें, मतलब अब क्या करें, ये आलमी सतह पे हो रहे हैं। वो उनसे पूछ रहे हैं, अदालतों से पूछ रहे हैं अब क्या करें, अदालतें इमरान खान से अब क्या करें, वो उधर वो ख्वाजा आसिफ की तलबी होगी, अब क्या करें, ये बयान क्यों दिया है, उसकी तरदीद आएगी। अगर वो कहेंगे जोड़ मोड़ के पेश किए है, वो तो बाकायदा तकरीर है। उधर से शाहिद खान अब्बासी, उधर से मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे ज्यादा इस वक्त उनके दिल चाह रहे हैं उनका क्या सुना जाए, वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, सुने उसके बाद हंसी पे हमें एतराज नहीं, इस वक्त वही तो इस वक्त हंस रहे हैं। उनको कहका जो है ना, बाहर हर थोड़ी देर बाद में लेता है तो उनका कहका कहीं से आता है कानों में ना, कि वो इस वक्त ये हो गया, ये दबड़दूज, वो दबड़, वो बजा के री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो कल शायद उनका प्रोग्राम हो रहा है, कल या परसों। वो मसला ये है सारा। और रियासत की क्राइसिस आप देखें, और ये अच्छा है, ये जो आ रही है ना टेप्स, इसको ये नहीं था, वो नहीं था, इनके तहत किसने किया, क्या किया, हमें एक दफा जितना गंद जो भी है, जहां जहां पे सफाई हो, और वो मैं बात आपसे वही कहता हूँ ना, भल सफाई हो, सफाई भी नहीं हो, भल सफाई हो, सारा धब्बड़ सब टोटल करा के उसमें से फिर उसके बाद एक आप देखें कैसे अच्छे आपके लोग यहां से निकल के आते हैं। वो पुराने वाला नया पाकिस्तान नहीं, पुराने और नए के दरमियान में जो अच्छा वाला पाकिस्तान था ना, वो अच्छा वाला पाकिस्तान जो जहां इकदार थी, जहां पे कोई रवायात थी, जहां पे कोई कायदा कानून था, जहां इज्जतें थी, जहां सेहत थी, जहां तालीम थी, जहां बहुत कुछ था। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, वो बीच में ब्रेक आ गया, ब्रेक है कई सालों तक खिंच गया, ये दहाइयों तक, तो वहां से इसको जोड़ देंगे तो फिर इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरुद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।